मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने के क्रम में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार जो बंगाल प्रांत था वो स्वतंत्र प्रांत बना, किस प्रकार मुर्शद कुली खान और अली वर्दी खान ने बंगाल प्रांत की स्वतंत्र प्रांत की स्थापना की और फिर किस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो अवध प्रांत था वो मुगल शासन से स्वतंत्र हो गया और एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में उभरा। तो अवध के स्वतंत्र प्रांत के रूप में जो इसकी स्थापना की थी वो सादत खान ने की थी और इनको जो उस समय के मुगल शासक थे यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला, उन्होंने इनको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। इनको बुरहान उल मुल्क की उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि सादत खान ने मदद की थी मोहम्मद शाह रंगीला जो शासक थे उनकी मदद की थी कि वो राजगद्दी पर बैठ जाए। क्योंकि आपको पता है कि उससे पहले फारूक सियार गद्दी पर बैठे हुए थे, मुगल शासन की गद्दी पर फारूक सियार बैठे हुए थे और फारूक सियार का सपोर्ट सैयद बंधु कर रहे थे। तो सैयद बंधु के विरोध में सादत खां खड़े हुए थे और साथ ही साथ निजाम उल मुल्क, जिनको चिनकलिज खां भी कहा जाता है, वो भी खड़े हुए थे और निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आते हैं, भले आपको ज्यादा डिटेल में ना पता हो लेकिन ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि किस राज्य की स्थापना किसने की थी। तो सादत खान ने 1722 में अवध की हालांकि पहले से अवध प्रांत था वहां पर, 1722 ईस्वी में ये उसके सूबेदार थे। तो आप ये समझ लीजिए कि तब से अवध एक स्वतंत्र प्रांत बन गया था। इनको सप्त हजारी मनसब भी मिला था क्योंकि इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला की हेल्प की थी। उसके बाद में सादत खान ने नादिर शाह के आक्रमण के समय अपने नाम और सम्मान को बचाने के लिए आत्महत्या कर ली थी। तो इन्होंने आत्महत्या इसलिए कर ली थी क्योंकि नादिर शाह इनसे भी बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा था और बोल रहा था कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपके राज्य में अवध प्रांत पर आक्रमण करके नरसंहार कर देंगे। आपको पता है कि नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में, उस समय मोहम्मद शाह रंगीला ही मुगल शासक था। तो दिल्ली में नरसंहार किया था उसने 57 दिनों तक और उसमें करीब 30-40 हजार लोगों की मौत भी हुई थी। तो इसलिए इस चीज को देखते हुए सादत खान ने डर के मारे फांसी लगा ली थी। और आपको ये भी बता दें, जब करनाल का युद्ध हुआ था पंजाब में, जिसमें सादत खां भी मौजूद था, मोहम्मद शाह रंगीला भी मौजूद था और नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो करनाल के युद्ध में जब मोहम्मद शाह रंगीला हार गया और जो जितना भी पैसा मोहम्मद शाह रंगीला के पास था वो सबको दे दिया गया था नादिर शाह को। उसके बाद नादिर शाह वापस जा रहा था, लेकिन शहादत खान ने नादिर शाह को बोला कि आप दिल्ली जाइए। आप दिल्ली जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो कितना अमीर है और वहां से आप बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस चीज को लेके नादिर शाह दिल्ली गया था। तो इसका खामियाजा खैर सादत खान को भुगतना पड़ गया। सादत खान के बाद में सफदरजंग को नवाब बनाया मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको यहाँ का प्रांत का सूबेदार बना दिया। 1739 से 1754 तक इनका शासन चला। 1754 में इनकी डेथ हो जाती है। इनके शासनकाल की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपलब्धि थी कि अब इनको जो है इलाहाबाद का भी सूबेदार बना दिया गया था। उसके साथ ही साथ इन्होंने जो अवध प्रांत था उसके पश्चिम में रुहेला और बंगस पठान, ये कुछ विद्रोही थे जो लगातार अवध पर हमला करते रहते थे। तो इनके खिलाफ भी मुहिम छेड़ी सफदरजंग ने और इसमें इन्होंने मराठा सैनिकों और जाट सैनिकों का समर्थन लिया था। उसके बाद में 1753 में इसको वजीर पद से बर्खास्त कर दिया गया। 1754 में इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में आते हैं सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिस प्रकार सिराजुद्दौला प्रसिद्ध है। सिराजुद्दौला आपको पता होना चाहिए बंगाल के नवाब थे और उनसे जो है अंग्रेजों का प्लासी का युद्ध हुआ था। सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और इनके समय बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसके बाद अंग्रेजों का आधिपत्य भारत में जम गया था। तो सुजाउद्दौला के टाइम पर ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। जब ये अवध के नवाब थे उस समय पानीपत का युद्ध हुआ था और सुजाउद्दौला ने जो है अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अब आप समझ लीजिए कि उस समय मराठों के साथ में कोई नहीं था। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसके बाद में सुजाउद्दौला और जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे और जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, तो इन तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों से हार गई थी, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। तो उसके बाद में फिर इलाहाबाद की संधियां हुई थी, जिसके बाद में सुजाउद्दौला का जो अवध प्रांत था उससे कड़ा जिला और इलाहाबाद जिला जो है वो लेकर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था। तो इनके बारे में यही इनके शासनकाल में ऐसा हुआ। उसके बाद में फिर से इनको जो है अवध का नवाब
नियुक्त कर दिया गया कि ठीक है आप अवध में शासन करिए। 1775 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नवाब नहीं आए अवध में। लगातार जो है वो अंग्रेजों का शासन ही चलता रहा। आखिरी में आपने वाजिद अली शाह का नाम सुना होगा। तो वाजिद अली शाह जो है ये अवध के अंतिम नवाब थे। इन्हीं के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी जो थे, आपको पता है लॉर्ड डलहौजी ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि विलय नीति जो है लागू की थी। तो उसके अंतर्गत एक आउटरम की रिपोर्ट थी। तो कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि किसके अंतर्गत जो अवध प्रांत था उसको अंग्रेजों की सत्ता में मिलाया गया था। तो आउटरम की रिपोर्ट के हिसाब से 1856 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में जो हमारा अवध प्रांत था उसको मिला लिया गया था। और अवध प्रांत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलने वाला आखिरी राज्य था, ये भी आप जान लीजिए। उसके बाद में अब देखते हैं कि किस प्रकार हैदराबाद की स्थापना हुई। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब फारूक सियार राजा थे और सैयद बंधुओं का मुगल दरबार में प्रभुत्व चलता था, तो उसके बाद में निजामुल मुल्क और सादत खां जैसे कुछ दरबारी थे जिन लोगों ने मोहम्मद शाह रंगीला को सपोर्ट किया और इनको हटाकर मोहम्मद शाह रंगीला राजा बन गए। तो उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला ने चिंगिस खान को निजामुल मुल्क की उपाधि दी और निजामुल मुल्क को जो है वजीर भी बना दिया अपने दरबार में, अपने साम्राज्य में। लेकिन फिर निजामुल मुल्क को मजा नहीं आता है। क्यों नहीं मजा आता है? क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला आपको पता है कि बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं अपनी गतिविधियों में और वो प्रशासन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हालांकि जो निजामुल मुल्क थे, वजीर थे, ये बहुत ही प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से प्रशासन को मजबूत किया जाए, सेना को मजबूत किया जाए, जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उनको इंक्रीज किया जाए। लेकिन जब राजा की तरफ से इस तरीके का कोई सपोर्ट नहीं होता है तो उसके बाद में वो पुनः हैदराबाद वापस चले आते हैं और हैदराबाद में चुपचाप अपने राज्य पर शासन करते हैं और एक काइंड ऑफ स्वतंत्र हो जाते हैं। वो ज्यादा मुगल शासक से मतलब नहीं रखते हैं। 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में फिर जब लॉर्ड वेलेजली आते हैं तो लॉर्ड वेलेजली, आपको पता है लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लागू करते हैं। एक इनकी नीति होती है। तो सहायक संधि के अंतर्गत सबसे पहला राज्य जो मिलने वाला होता है वो हैदराबाद होता है, जो अंग्रेजों से सहायक संधि एक्सेप्ट करता है। तो 1748 में निजामुल मुल्क का मरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए, क्योंकि उसी के बाद में जो फ्रांसीसी शक्तियां थी उनका जो हमारा साउथ इंडिया का एरिया है यानी कि जो कार्नाटिक एरिया है वहां पर, और जो निजाम का एरिया है वहां पर फ्रांसीसी शक्तियों का प्रभुत्व बना था। उसके बाद में फिर अंग्रेजों से भी इनकी लड़ाई हुई थी। एक बात और इम्पोर्टेंट आप जान लीजिए कि जो निजामुल मुल्क थे उन्होंने हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना की थी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आसफ जाही वंश की स्थापना की थी, इसलिए मैंने इसको बोल्ड करके रखा हुआ है। तो अब आ जाते हैं कर्नाटिक पे। तो कर्नाटिक जो है उस इसकी स्वतंत्र राज्य की स्थापना सादत उल्ला खां ने की थी। तो ये जो हमारे लखनऊ अवध की जो संस्थापक थे वो सादत खां थे, लेकिन इसके जो संस्थापक है कर्नाटक के, ये सादत उल्ला खां है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। कर्नाटक का जो नाम है संस्थापक का वो थोड़ा सा बड़ा है, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो सादत उल्ला खां ने कर्नाटक की स्थापना की थी जिसने आरकोट को अपनी राजधानी बनाया था। तो जो आरकोट है वो जो आप मैप देखेंगे तो नीचे आपको पौंडीचेरी दिखेगा, ऊपर मद्रास दिखेगा और आरकोट यहाँ कहीं बीच में दिखेगा आपको इस तरीके से। तो ये आरकोट है। आरकोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरकोट का इतिहास में एक अलग ही स्थान है। अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद में जो हमारा कर्नाटक था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के लिए युद्ध का मैदान भी बना। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये युद्ध का मैदान बनता है। कर्नाटक युद्ध 1744 से 1763 तक होते हैं। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है ये आप देख लीजिए। ये हमने एनसीईआरटी सार जो महेश वर्णवाल सर की है बुक है उससे जो है फोटो खींचकर लगाई हुई है यहाँ पर। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748 में हुआ था। तो होता क्या था कि यूरोप में जैसे कोई भी अपने भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बना, आपको पता है, उसी प्रकार से ये फ्रांसीसी और जितने भी यूरोपियन, पुर्तगाल, ये सारे कॉलोनियल पावर्स ही थी। ये जहां भी जाती थी वहां पर कॉलोनीज ही बनाती थी, यानी वहां पर उपनिवेश ही बनाती थी, दूसरे देशों को गुलाम ही बनाते थे ये लोग। तो वहां पर ऑस्ट्रिया कंट्री है तो उस पर किसका आधिपत्य रहेगा इसको लेकर जो है विवाद चल रहा था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। तो उसी समय इंडिया में भी इन दोनों के बीच में तनातनी हुई, क्योंकि जो फ्रांसीसी थे वो भी लगातार इंडिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, अपने व्यापार का विस्तार कर रहे थे और अंग्रेज भी विस्तार कर रहे थे। तो दोनों के मध्य अगर यूरोप में टकराव होता था तो आप समझ लीजिए यहाँ तो ऑलरेडी टकराव चल ही रहा था, तो दोनों में टकराव बना ही रहता था। तो खैर, जो पहले कर्नाटक युद्ध होता है वो 1748 में शांत हो जाता है
और एक्स ले शैपल की संधि होती है। एक्स तो फिलहाल पहले युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय होती है और डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। डुप्ले आपको पता है कि फ्रांसीसी गवर्नर था पौंडीचेरी का, क्योंकि पौंडीचेरी के क्षेत्र में ही फ्रांसीसियों का सबसे ज्यादा प्रभुत्व था। पौंडीचेरी हो गया था, कराईकल हो गया था, माहे था जो कि मालाबार कोस्ट पे था। उसी के साथ साथ मॉरिशस और मालदीव्स, श्रीलंका पर भी फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था उस समय। तो जो आप देखते हैं कि पौंडीचेरी में कराईकल है, माहे है, यनम है, तो इसमें अभी भी पौंडीचेरी सॉरी फ्रांसीसी लोग रहते हैं। डुप्ले जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, आपको पता है। तो डुप्ले देखता है कि अब कुछ ऐसा प्रयत्न किया जाए कि जो भारतीय राजा हैं, इनके जो अंदरूनी मैटर है उनमें दखल दी जाए और अपनी शक्ति का विस्तार किया जाए, क्योंकि अगर हम जिस राजा को बैठाएंगे तो वो राजा ऑब्वियस सी बात है हमारे पक्ष में रहेगा, वो हमको जमीनें देगा, वो हमको रेवेन्यू के सोर्सेज देगा, तो हम अपने व्यापार को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। तो इस प्रकार से भारतीय राज्यों में दखल देने की जो नीति थी वो सबसे पहले डुप्ले ने ही शुरुआत की थी। अंग्रेज आपको पता है कि उन्होंने पुर्तगालियों के 1612 ईस्वी में जो स्वाली का युद्ध हुआ था उसमें पुर्तगालियों को हराकर भगा दिया था। डचों को भी आने वाले समय में 1759 में वो भगा ही देंगे, लेकिन डच बहुत ही सीमित समय तक, सीमित जगहों तक ही व्यापार कर पा रहे थे इस समय तक। तो अब केवल फ्रांसीसी शक्तियां ऐसी थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे रही थी। अब डुप्ले को मौका कब मिलता है कि वो अपनी जो उसकी कूटनीति है उसको कब खेले। तो होता क्या है कि 1748 में जो कर्नाटक के नवाब होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और उनका जो उत्तराधिकार पर मतलब उनका कौन सा अगला उत्तराधिकारी होगा इस पर सवाल उठने लगते हैं। तो अनवरुद्दीन जो होता है वो गद्दी पर बैठ जाता है जो इनका बेटा होता है, लेकिन उसी के खिलाफ जो चंदा साहिब होते हैं वो षड्यंत्र करने लगते हैं। यानी कि कर्नाटक में जो चंदा साहिब है वो साजिश कर रहे हैं और अनवरुद्दीन इस समय गद्दी पर बैठा हुआ है। और आपको पता है 1748 में हैदराबाद के निजाम की भी डेथ हो जाती है जो कि निजामुल मुल्क होते हैं। तो उनकी भी गद्दी पर कौन उत्तराधिकारी होगा इसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे। तो निजाम के जो बेटे थे नसीर जंग वो बैठ जाते हैं गद्दी पर और मुजफ्फर जंग उनके पोते होते हैं, वो गद्दी पर नहीं बैठ पाते हैं, तो इसलिए वो षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं। तो इस समय हैदराबाद की गद्दी पर मुजफ्फर जंग बैठना चाह रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए, तो अब होता क्या है कि ये दोनों लोग आते हैं डुप्ले के पास में, यानी कि जो चंदा साहिब है और जो मुजफ्फर जंग है, ये दोनों लोग आते हैं डुप्ले के पास में। डुप्ले से कहते हैं कि आप हमको गद्दी दिलवा दीजिए। तो डुप्ले, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग साथ में समझौता करते हैं और होता है अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध होता है 1749 ईस्वी में। तो 17 यानी कि 1748 में निजामुल मुल्क मरे, उसके बाद उत्तराधिकार की लड़ाई हुई और फिर 1749 में अंबर का युद्ध हो गया। अंबर के युद्ध में होता क्या है कि जो अनवरुद्दीन होते हैं, जो कर्नाटक की गद्दी पर बैठा होता है, उसको उसकी हत्या कर दी जाती है और चंदा साहिब को बैठा दिया जाता है। ठीक है। और जो अनवरुद्दीन का जो लड़का होता है मोहम्मद अली, वो भागकर त्रिचिनापल्ली में चला जाता है, वहां पर वो अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। कुल मिला के अंग्रेज उसके आसपास में रहते हैं, तो वहीं पर जाके वो भागकर शरण लेता है, अपनी जान बचाने का प्रयास करता है। हैदराबाद में क्या होता है, हैदराबाद में आपको पता है नसीर जंग जो कि निजाम का बेटा होता है वो बैठा होता है गद्दी पर। तो उसको मारकर जो इसका पोता होता है निजाम का मुजफ्फर जंग, वो राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो कुल मिला के अब दोनों स्थानों पर यानी कि हैदराबाद के निजाम के पद पर और कर्नाटक के नवाब के पद पर दोनों जगह जो फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फ्रांस के द्वारा समर्थित जो नवाब होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि फ्रांस की शक्ति कितनी ज्यादा बढ़ गई इसके कारण। अब होता क्या है कि इससे फ्रांसीसियों को बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। जो कर्नाटक के नवाब होते हैं वो फ्रांस को पौंडीचेरी के निकट 80 गांव दे देते हैं कि ठीक है आप रखिए ये 80 गांव अब आपके हुए, आप इन पे खेती कराइए, अपना रेवेन्यू इकट्ठा करिए। और जो नवाब होता है, नवाब इसको जो फ्रांसीसी होते हैं उनको मसूलीपट्टनम भी दे देता है साथ ही साथ, और बहुत ज्यादा रुपया भी देता है। यानी कि मसूलीपट्टनम जो पूरा सिटी होता है वो भी फ्रांसीसी को दे दिया जाता है और बहुत ज्यादा रुपया भी दिया जाता है। साथ ही साथ जो डुप्ले होते हैं, डुप्ले को मुगल गवर्नर घोषित किया जाता है किस क्षेत्र के लिए, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। यानी कि आपका जैसे ये एरिया हो गया और ये जो कृष्णा नदी यहाँ पर बह रही है और यहाँ पर कन्याकुमारी है, तो इस पूरे क्षेत्र का रीजन का जो डुप्ले है उसको बना दिया जाता है मुगल गवर्नर। लेकिन फिर चंदा साहिब को अभी भी जो है सुकून नहीं मिलता है। तो 1751, अभी 1749 में उनको गद्दी मिली है लेकिन वो परेशान है बेचारे। और 1751 में जो मोहम्मद अली होता है, अनवरुद्दीन का जो बेटा होता है, जो भाग के त्रिचुनापल्ली में शरण लेता है, तो वहां जाके त्रिचुनापल्ली को घेर लेते हैं। अब अंग्रेज इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव वहां पर होता है, बहुत ही चतुर होता है, यंग होता है। आपको पता है कि सबसे
ज़्यादा चतुर, जो अगर कोई भी गवर्नर इंडिया में आया तो रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, वेलेज़ली, इन्हीं लोगों का नाम आता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, पूरे मौके का फ़ायदा उठाया और जो इस समय कर्नाटक की जो राजधानी थी आरकोट, अभी मैंने आपको बताया था, तो आरकोट को सीज़ कर देते हैं। अब ये जो सीज़ ऑफ आरकोट मैंने बताया था कि हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट, तो यही इम्पोर्टेंट है इसकी कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बहुत ही कुछ सैनिकों के साथ जाता है और जो आरकोट राजधानी होती है उसको सीज़ कर लेता है। तो अब चंदा साहिब देखते हैं कि हमारे राज्य की जो राजधानी आरकोट है वही सीज़ हो गई है, तो हम तिरुचिरापल्ली के पीछे काहे पड़े हुए हैं, तो भागकर तिरुचिरापल्ली को छोड़ देता है। इस प्रकार से जो मोहम्मद अली होता है वो भी फ्री हो जाता है और चंदा साहिब भागकर आरकोट आता है। अब अंग्रेज इसी समय का फायदा उठाते हैं, मोहम्मद अली पर पूरा दांव खेलते हैं और चंदा साहिब के ऊपर अटैक करके जो रॉबर्ट क्लाइव होता है चंदा साहिब को मार देता है। और चंदा साहिब को मार देने के बाद में जो कर्नाटक की गद्दी होती है उस पर मोहम्मद अली को बैठा दिया जाता है। तो अब एक बार फिर से क्या हुआ कि जो कर्नाटक की गद्दी है उस पर अंग्रेजों के बैठ गए, यानी कि अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव बैठ गए और कर्नाटक पर जो है वो अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। तो उसके बाद 1754 में पौंडीचेरी की संधि होती है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, क्योंकि पौंडीचेरी जो है वो अंग्रेज ले लेते हैं। तो अब अंग्रेज जो है फिर से पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर देते हैं और बोलते हैं भैया अब आज से जो है आप बहुत ही सीमित तरीके से व्यापार करेंगे, आप बहुत ज़्यादा जो है सैनिक वगैरह नहीं रखेंगे अपनी फैक्ट्रियों के आसपास में और जैसा हम कहेंगे उसी आदेशों का आप पालन करेंगे। तभी हम आपको पौंडीचेरी वापस कर रहे हैं। लेकिन आगे भी लड़ाइयाँ होती हैं, हालाँकि फ्रांस यहाँ पर मान जाता है कि हाँ चलिए ठीक है, लेकिन आगे फिर से 1758 में फिर से युद्ध हो जाता है। तो अब आते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध पर, जो कि 1758 में हुआ। तो होता क्या था कि जितना यूरोप में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में, तो वो हमेशा इंडिया में रिफ्लेक्ट होती थी, वो हमेशा इंडिया में दिखती थी। तो 1758 से 1763 तक 7 वर्षीय युद्ध चला यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। तो जिसकी वजह से 1760 में वॉन्डिवॉस में एक युद्ध हुआ फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से जनरल आइवे कूट और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लेली जो है नेतृत्व कर रहे थे। इसमें काउंट डी लेली की जो है हार हुई और इस पूरे युद्ध की जो संधि थी फाइनली 1763 में हुई, पेरिस की संधि हुई और कर्नाटक युद्ध खत्म हुए और इसी के बाद से जो फ्रांसीसी शक्ति थी वो भारत से लगभग में खत्म हो गई और बहुत ही सीमित एरिया में वो बहुत ही छोटे एरिया में वो सीमित रह गए। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से जो सिख थे वो उनका उदय हुआ और उसके बाद में हम देखेंगे कि मराठा शक्तियों का। तो सिख और मराठा इन दोनों शक्तियों को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे कि कहाँ से इनका उदय हुआ है और कैसे इनका अंत होता है। फिलहाल थैंक यू।